Hello student, I am Meg Singh, your English teacher. Today I am going to teach you second chapter of ninth class, The Sound of Music. तो शुरू करते हैं बेटा। इसमें क्या है कि आपके दो पार्ट हैं चैप्टर में, दो पार्ट हैं और इसमें दो क्या है, दोनों बायोग्राफीज़ हैं। ऑटोबायोग्राफी है, नॉट बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी नहीं, बायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी तो खुद लिखता है, वो है। बायोग्राफीज़ हैं। तो पहले हम बात करते हैं इब्लिन के बारे में। फर्स्ट पार्ट में इब्लिन गिलानी, ओके, कि उन्होंने कैसे कैसे जो अपने हीरिंग पावर के जाने के बावजूद भी उन्होंने इतना स्ट्रगल किया और म्यूजिक में सफलता प्राप्त कर ली थी। हम सब के लिए मोटिवेशन का एग्जाम्पल है इब्न गिलानी। तो पहले इस जो जो इनकी बायोग्राफी उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, और रियल में ये जो बायोग्राफी है बहुत ही मोटिवेट करेगी बच्चों को भी और टीचर्स को भी, और सभी को, जो भी इसको पढ़ेगा बायोग्राफी को, वो भी मोटिवेट होगा। तो शुरू करते हैं। तो जो लंदन में एक रेलवे स्टेशन था, उस पर भीड़ थी और धक्का मुक्की हो रही थी सीट के लिए। से होता है ना, ट्रेन आती तो भीड़ इकट्ठी होती है। तो उसमें एक यंग गर्ल थी, लगभग 17 ईयर की लग रही थी वो, और वो बहुत ही एक्साइटेड थी। और वो ट्रेन के जो आने के जो उसको फील कर रही थी, जो वाइब्रेशन के थ्रू। वो सुन नहीं सकती थी, वो डीप थी, लेकिन वो फील कर रही थी। उनका पहला दिन था। लंदन की एक फेमस एकेडमी थी जिसका नाम था रॉयल एकेडमी। उसमें जो म्यूजिक के लिए थी, उसमें बहुत फेमस थी वो एकेडमी। उनका पहला दिन था उसमें, और वो टीनेजर थी। और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें किसी भी स्थिति में उन्हें सामना करना है, उन्हें पीछे नहीं हटना है। और म्यूजिक को उन्होंने क्या किया, अपना अपना वो मान लिया, अपना लक्ष्य मान लिया, टारगेट मान लिया कि म्यूजिक में मुझे कुछ करना है। तो आगे क्या होता है, अब वो जो हमारे जो इस कहानी, जो इस बायोग्राफी के जो ऑथर है, वो बताते हैं कि एवलिन का जो हीरिंग थी वो धीरे धीरे कम हुई। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल वो एक बार में ही, कुछ दिनों में ही वो डीप हो गई। उन्हें कई साल लगे, वो धीरे धीरे उन्होंने जो पावर थी वो खोई। उनकी मॉम को अभी भी याद है जब वो 8 ईयर की थी और पियानो प्ले करने के लिए वो वेट कर रही थी। जैसे ही उन्होंने, जो उसकी मदर ने, उनकी रिलेटिव्स ने उनको आवाज़ लगाई, तो लेकिन वो नहीं मुड़ पाई। और फिर उनकी मॉम को ये रियलाइज हो गया कि उनकी जो बेटी है वो सुन नहीं पा रही है। ऐसा उनकी मॉम इसाबेल मानती हैं, इसाबेल गिलानी मानती हैं। और फिर क्या हुआ, कुछ साल तक तो हमारी जो इवलिन थी उसने ये जो डीपनेस था वो हाइड कर लिया अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से, और लोगों से भी। लेकिन जब वो 11 ईयर की हो गई और उनके मार्क, जो उनके एग्ज़ाम मार्क्स कम आ गए, तो प्रिंसिपल ने उनकी मॉम से कहा, अर्ज किया कि मैम ऐसा करिए, अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए, किसी डॉक्टर को दिखाइए। और फिर क्या हुआ कि ये पाया गया है कि जो इवलिन की जो हीरिंग पावर है वो जा चुकी है, और जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो चुकी हैं जिनसे हेयर करते हैं। उन्होंने उसे एडवाइस दिया, इब्न की मॉम को, कि भाई इनको तुम ले जाओ और किसी डीप के स्कूल में उन्हें एडमिशन दिला दो। और फिर हमारी इब्न को याद है, वो कहती हैं, इब्न बताती हैं कि मुझे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ ब्लैक हो गया है, ऐसा लगा। मान लो कोई भी, मान लो बेटा, अगर मान लो कोई किसी के साथ वैसी घटना हो जाए 11 और 12 ईयर की एज में, तो क्या फील करेगा बच्चा, होती। तो इब्न ने भी ये फील किया। लेकिन फिर क्या हुआ, वो हार नहीं मानती हैं। लेकिन जो एवलिन थी वो डटी डटी रही। वो फैमिली, उन्होंने कहा कि मैं गिव अप नहीं करूँगी, मैं तो आगे ग्रो करूँगी, मैं तो अपनी जो नॉर्मल लाइफ जीऊँगी। उन्होंने डिसाइड कर लिया, उनका इंटरेस्ट म्यूजिक में था। तो एक दिन क्या हुआ, एक लड़की थी जो जालोफोन प्ले कर रही थी, और हमारी एवलिन ने भी डिसाइड किया कि मैं भी जालोफोन चलाऊँगी। लेकिन जो टीचर्स थे और उसके और भी कुछ लोग थे, उन्होंने उसे क्या किया, डिस्करेज कर दिया। उसे कह दिया होगा, बेटा तुमसे नहीं होगा ये, तुमसे, तुमको ऐसे समझा दिया होगा। लेकिन वहाँ पे क्या था, एक टीचर थे रॉन फॉबर्स नाम के, जो कि परक्यूनिस्ट थे, मतलब वो थे। उन्होंने जो एवलिन की क्षमता को परख लिया, समझ लिया कि लड़की में एबिलिटी है, क्वालिटी है, पोटेंशियल है। फिर क्या किया, रॉन फॉबर्स ने
एक दो ड्रम लिए, एक ड्रम को उन्होंने हाई उसमें साउंड में प्ले किया, एक को लो में, और उनसे कहा, एवलिन से कहा कि बेटा ऐसा करिए, आप म्यूजिक को आप सुनिए मत, ईयर से, कानों से मत सुनिए, आप इसको फील करिए किसी और वे से। और फिर हमारी एवलिन ये बताती हैं कि मैंने म्यूजिक को, जो उसका साउंड था, जो उसका हाईयर साउंड था उसको फील किया अपर बॉडी में, और जो लोअर साउंड था उसको फील किया लोअर बॉडी में। ये एवलिन कहती हैं। एवलिन ये कहती हैं कि जो सर थे, फॉब्स थे, रॉन फॉब्स थे, उन्होंने इसको रिपीट किया, बार बार रिपीट किया मेरे लिए, और मैंने दोबारा दोबारा ये सब किया, और मैं धीरे धीरे करके सारा जो डिफरेंट टाइप का जो साउंड था उसको फील कर रही थी अपनी बॉडी में, और मैंने अपना पूरा माइंड खोल लिया था और मैं सब कुछ समझ रही थी। और वो कहती हैं कि बाकी तो मेरा क्या था, डिटर्मिनेशन था और हार्डवर्क था। बाकी तो एवलिन के पास क्या था कि उससे ये था कि मुझे कुछ करना है, करना है, करना है, ये था, दृढ़ निश्चय था। ये होता है आपका जाइलोफोन। फिर क्या होता है बेटा, जो एवलिन होती है कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती हैं, और वो उन्होंने कई सारे टूर किए इंग्लैंड के और बहुत सारी कंट्रीज़ के ग्रुप में। और जब वो 16 साल की थी, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऑडिशन के लिए जाएंगे लंदन एकेडमी में। उन्होंने ऑडिशन भी दिया और हाईएस्ट मार्क गेन किया, और पूरी एकेडमी की हिस्ट्री को पलट दिया। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो हमारी एवलिन थी वो ग्रुप से अकेले में परफॉर्म करने लगी। पहले तो ऑर्केस्ट्रा होता है, ऑर्केस्ट्रा क्या होता है बेटा, ग्रुप में जो परफॉर्म करते हैं उसे कहते हैं। अब वो अकेली करने लगी, सोलो, अकेला। और 3 साल की जो उन्होंने जो कोर्स किया, उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स उन्हें मिले, बहुत सारे इनाम उन्हें मिले। और इस सब के लिए जो एवलिन थी, उन्होंने कोई भी हिंट नहीं ली कहीं से भी। उनका मानना है, यदि आप देखो ये जो लाइन है आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, आप जानते हो आपको कहाँ जाना है, यू विल बी गेट देयर, तुम वहाँ पहुँच जाओगे। इनका मानना है, और ये भी मेरा भी मानना है, अगर आप जानते हैं कि आप में क्या एबिलिटीज़ हैं और आप क्या कर सकते हैं, तो श्योरली आप अब जो तुम्हारा गोल है उसको आप आराम से अचीव कर लोगे। तो आगे देखते हैं। जो एवलिन थी वो टॉप पे पहुंच गई। उन्होंने बहुत सारा नाम कमा लिए, नाम, अर्न, फेम, बहुत सारा फेम हो गया पूरे वर्ल्ड में, उन्हें लोग जानने लगे। और उन्होंने लगभग 1000 टाइप के इंस्ट्रूमेंट उन्होंने सीख लिए चलाने, और उनका जो शेड्यूल था वो बहुत ही बिजी होने लगा इंटरनेशनल लेवल पे। हेक्टिक जानते हो, वो बिजी होता है। और वो कहती हैं कि मैं अपनी जो लाइफ को, हालांकि मेरी हीरिंग पावर नहीं है, फिर भी मैं अपनी लाइफ को आराम से जीती हूँ, इसे फुल एंजॉय करती हूँ, ये बताती हैं वो। और ये कहती हैं कि मैं 2 घंटे की, जब हम बात करते हैं किसी तो मैं एक वर्ड भी मिस नहीं करती हूँ। लेकिन जो लोग, वो ये हंसती हुई कहती हैं, लेकिन वो जो लोग जिनकी दाढ़ी होती है वो मुझे प्रॉब्लम देते हैं। वो कहती हैं कि मुझे दूसरे के चेहरे को पढ़ने के लिए, समझने के लिए लिप्स और फेस और आइज़ की नीड होती है। और ये फ्लॉलेस, वो ये जो एवलिन फ्लॉलेसली बोलती हैं स्कॉटिश टोन में, लिल्ट टोन होता है। और वो ये कहती हैं आगे कि मेरी जो स्पीच इसलिए क्लियर होती है क्योंकि मैंने, जब मैं 11 ईयर की तो मेरे पास हीयरिंग पावर थी, बताती हैं वो। लेकिन वो ये नहीं बताती हैं कि उन्होंने कैसे फ्रेंच और जापानीज सीखी है, वो ये इसके बारे में बात नहीं करती हैं। ये एवलिन गिलेनी है और ये प्ले कर रही है जाइलोफोन। तो आगे क्या हुआ, म्यूजिक के लिए वो बताती हैं कि जो म्यूजिक है उनके पूरे बॉडी में है और पूरे शरीर में है, पूरे जो उनका स्किन है उसमें है, चिक बोन्स में है, उनके हेयर में है। और वो ये बताती हैं कि जब वो जाइलोफोन प्ले करती हैं तो वो स्टिक होती है ना जाइलोफोन की, उससे और फिंगर के थ्रू वो म्यूजिक को फील करती हैं। और जब वो ड्रम को फील करती हैं तो क्या करती हैं, वो अपने जो शू होते हैं उनको रिमूव कर लेती हैं स्टेज पे, तो ताकि जो साउंड है, जो वाइब्रेशन है, उनके लेग से होकर अपर बॉडी में पहुंच सके। और लास्ट आगे वो कहती हैं कि मुझे सरप्राइज़ नहीं होता है कि वो अपने जो उनके ऑडियंस होते हैं उनको खुश कर देती हैं वो। और 1991 में उन्हें एक इनाम मिला, बहुत ही ये बहुत ही फेमस वो रिवार्ड था ये, इसका नाम था रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा ये दिया गया था।
इसका नाम था सॉलिसिस्ट ऑफ द ईयर। जो रॉयल फिल्मोरिक सोसाइटी है, एक सोसाइटी है, कोई ग्रुप है, उसने इन्हें इनाम दिया कि पूरे साल की सबसे श्रेष्ठ ये म्यूजिशियन हैं। जो मास्टर हैं, मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड कहते हैं। अब देखो इसमें 3 मास्टर्स आएंगे। पहले तो आपके आए थे रॉन फाबर्स, जिन्होंने उन्हें स्टार्टिंग में उनकी जो पावर थी उसको, हियरिंग जो उनकी जो पोटेंशियल थी उसको परखा, उसे जाना। अब ये क्या है, जेम्स ब्लेड नाम के एक मास्टर टीचर हैं, वो क्या कहते हैं इब्लन के बारे में, भगवान ने उससे उसकी हियरिंग पावर छीन ली, लेकिन उसे बहुत कुछ वापस दे दिया, उसे बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया। वो कहते हैं कि हम तो सुनते हैं म्यूजिक को, लेकिन जो इब्लन है वो फील करती हैं, वो हमसे ज़्यादा बेटर फील करती हैं, इसलिए ही वो कहते हैं ना दैट्स वाई, इसलिए वो म्यूजिक को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती हैं। और जो हमारी इब्लन है वो भी इस बात को स्वीकार करती हैं कि वो काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा वो हैं, उन्हें काम करना बहुत अच्छा लगता है, ये वो खुद बताती हैं। और वो बहुत बिजी रहती है अपने काम में और काम अपने वर्क में, और वो चाहती हैं कि वो जो क्लासिकल म्यूजिक है उसे भी सीखें। और लेकिन उन्हें बहुत सारे इनाम मिले। इसके अलावा जो इब्लन थी, उन्होंने बहुत सारे कंसर्ट किए, मतलब प्रोग्राम्स किए, फ्री में किए। किसके लिए? जेल में जाकर और हॉस्पिटल में जाके और ऑर्फेनेज में जाकर, बहुत जगह जाके उन्होंने चैरिटी के लिए भी बहुत सारे कंसर्ट किए, प्रोग्राम्स किए। वो जो यंग जो म्यूजिशियन उनको अपनी प्रायोरिटी देती हैं, वो कहती हैं कि जो मतलब जो यंग होते हैं ना, उन्हें वो उनका मार्गदर्शन करती हैं, उनको मोटिवेट करती हैं, उन्हें बताती हैं। एन रचलिन नाम के एक व्यक्ति हैं जो बीथावन फंड ऑफ द डीप चिल्ड्रन के हेड हैं। वो कहते हैं, रचलिन कौन है? बीथोवन फंड है डीप चिल्ड्रन का, जो डीप चिल्ड्रन के लिए हेल्प करता है, उसके हेड हैं ये। और वो कहते हैं कि जो इब्लन है वो शाइनिंग इंस्पिरेशन है डीप बच्चों के लिए। वो इब्लन में देखते हैं अपना सब कुछ, देखते हैं, वो सोचते हैं कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम नहीं जा सकते। मतलब क्या है कि वो सोचते हैं कि कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसमें वो कुछ नहीं कर सकते। वो सब कुछ कर सकते हैं। इब्लन गिलानी ने इतना सब कुछ अचीव कर लिया है, उससे दुगनी एज वाले लोग भी नहीं कर पाए हैं, ऐसा मानते हैं लोग। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, इसको बहुत आगे ले आई। ये जो प्रोग्राम था, जो ये ग्रुप का म्यूजिक था, इसको बहुत आगे ले गई। और वो ये बताती हैं कि वो जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए इंस्पिरेशन है, उनको वो मोटिवेट करती हैं, जो इब्लन की तरह के दिखते हैं। वो सोचते हैं कि यदि इब्लन कर सकती है तो हम क्यों नहीं। कम से कम वो जो कई मिलियन जो हैंडीकैप है उनको तो खुशी देती हैं। यहाँ पे इस चैप्टर का, इस जो बायोग्राफी का अंत होता है। बच्चे, अभी कोई डाउट हो तुम्हारे मन में तो पूछिएगा, और जो भी आपका डाउट होगा मैं उसे क्लियर कर दूँगा। ओके, थैंक यू।